वंदे मातरम दोस्तों, मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल्स में और मेरे यूट्यूब वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लास्ट टॉपिक्स favorable effects of economic reforms. Now today we will start unfavorable effects of economic reforms. तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसमें जो भी अनफेवरेबल जो भी इफेक्ट है, जो भी उसके नकारात्मक प्रभाव या जो उसके प्रतिकूल प्रभाव है, वो प्रभाव कौन से हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो राइजेड सम सोशल कंसर्न इन इंडिया लाइक तो जो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बने हैं वो रिफॉर्म्स साथ ही साथ अगर देखोगे तो कई सामाजिक और आर्थिक प्रश्न उन्होंने भी कुछ क्रिएट किए हैं। सो पॉलिसी ऑल्सो राइजेड सम सोशल कंसर्न इन इंडिया लाइक तो इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो सोशल और इकोनॉमिकली कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। फर्स्ट, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है या जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है कुल नॉट विस्टेड कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने छोटी कंपनी या जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो गृह उद्योग होती है, वो दोस्तों चल पाते नहीं। ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अलॉन्ग विथ प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? प्राइवेटाइजेशन से। Before the Indian private sector become efficient, Indian companies started facing competition from foreign companies and some Indian companies suffer setbacks. तो देश के जो भी प्रोड्यूसर थे उनको इफिशिएंट बनने के पहले ही इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ा और वो सामना उन्हें इतना टफ पड़ा कि उन्हें कई कारणों से यहाँ पर सेटबैक जो है मतलब पीछे जो है वो पीछे भी जाना पड़ा। दोस्तों सिंपल है कि अगर देश की अगर कंपनियां शुरू हो रही है तो उस कंपनी को पहले थोड़ा बढ़ने देना चाहिए, उसके बाद उन्हें एमएनसी के सामने उतारना चाहिए। एमएनसी मतलब क्या? मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन अगर वो डेवलप कर ही रही है और उसी समय में अगर उन्हें डेवलप करते पहले ही अगर उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी के सामने कंपटीशन में उतारा जाए तो डेफिनेटली ऐसी कंपनियां नहीं चल पाती। सब्सिडीज वे आर रिड्यूस इन मेनी सेक्टर्स एंड द सर्विस ऑफ दिस सेक्टर बिकम एक्सपेंसिव। कई तरह के सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो सब्सिडी जो है बिजनेस चलाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी वो घट गई और उसके घटने के कारण कई सेक्टर जो है उन सेक्टर को चलाना क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। मतलब सार्वजनिक जितनी भी सेवा थी, पब्लिक सेक्टर की जो सेवा थी उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन सरकार जो सब्सिडी देती थी वो घटने लग गई और इसके कारण जो भी हमारी जो भी बेसिक या फंडामेंटल जो भी सुविधाएं थी वो सब क्या होने लग गई? महंगी हो गई। रिजल्ट ये आया कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ने लगा। एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशंस वाइज विज फॉरेन करेंसी। जो भी एक्सचेंज होने लगा फॉरेन करेंसी का वो अभी अगर देखोगे तो बाजार में होने वाले उसके मूल्य से अधिक बदलाव आने लगा। was left to the market and hence fluctuated for more, many companies suffered owing to such fluctuations। और इसके कारण बहुत सारी तमाम कंपनियां जो है उन कंपनी को क्या होने लग गया? नुकसान जो है, लॉस जो है वो लॉस भी होने लगा। सम फॉरेन कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स एंड अनड्यूली लो प्राइजेज इन इंडिया। बहुत सारी कंपनियां जो है वो कंपनियां अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बहुत ही लो प्राइस जो है, बहुत ही कम प्राइस जो है उस प्राइस पर सेल करने के लिए लाने लग गई। एज अ रिजल्ट मेनी इंडियंस कंपनीज सेलिंग सिमिलर गुड रिसीव अ सेटबैक एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस। और इसका रिजल्ट भी ये आया कि इसके कारण कई वस्तुएं जो थी उन वस्तुओं के मूल्य जो है उस मूल्य में बदलाव आने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर लोअर रेट पर अगर प्रोडक्ट को बेचा तो यहाँ की कंपनियों को भी उसका क्या करना पड़ा? प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस इन्हें भी यहाँ पर घटाना ही पड़ा। इनको भी अपनी प्राइस जो है प्राइस लेस करनी पड़ी। सो इंडियन कंपनीज सेलिंग सिमिलर गुड्स रिसीव्ड अ सेटबैक एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस।
और सेम इसी के कारण इंडियन कंपनीज जो थी उन इंडियन कंपनीज को भी यही सिमिलर गुड्स जो है वो यहाँ पर कम भाव में देनी पड़ेगी, वाइल यहाँ जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। सो सच अ मेथड ऑफ फॉरेन कंपनीज इज कॉल्ड डंपिंग। तो इस तरह से कुछ कंपनियों के द्वारा भारत की कंपनियां जो है वो कंपनियों को एक डंपिंग की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी का यहाँ पर शिकार होना पड़ा। मैनी पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोजेड स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स एंड पोजेड डिफिकल्ट फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री लाइक इंडिया। मैनी पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज स्ट्रिक्टली क्वालिटी मेजर्स। तो WTO ने गुणवत्ता के उच्च मापदंडों को एडॉप्ट किया और कई वस्तुएं जो भारत में बनाई जाती थी उन वस्तुओं के यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की डिफ़िकल्टी जो थी वो डिफ़िकल्टी भी दूर कर दी। सो मैनी पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोजेड स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स एंड पोजेड डिफ़िकल्टीज फॉर एक्सपोर्ट टू कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। विशेष रूप से अगर देखा जाए, स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर गुड्स थी वो गुड्स की जो एक्सपोर्टिंग की जो निर्यात थी उस निर्यात के लिए भी कई चुनौतियां जो है, कई डिफ़िकल्टी जो है, उन डिफ़िकल्टियों को यहाँ पर इन्हें फेस करना पड़ा। टू कप विद द स्पीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड एक्सेट्रा प्रूव्ड इनसफिशिएंट। सो ये भी बताया जा रहा है टू कप विद द स्पीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है और जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड एक्सेट्रा प्रूव्ड इनसफिशिएंट। प्राइवेटाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो भारत की सड़क है, मतलब रोड है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर से, जो रॉ मटेरियल्स की सुविधाएं, ये पर्याप्त मात्रा में जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। ये धीरे धीरे इनसफिशिएंस बन जाए, क्योंकि ये चला किससे गया है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया। तो प्राइवेट सेक्टर में हाथ में जाने के बाद इसी के बारे में कोई भी बोल सकता नहीं है। तो जैसे यह इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल गुजरात में जैसे GE जो है वो पब्लिक सेक्टर का है और टोरेंट पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। रोड बनाने के लिए भी प्राइवेट कई बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इन सभी के कारण ये कामकाज कैसा होता जा रहा है, इनसफिशिएंस होता जा रहा है। इन इक्वलिटीज ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज, आर्थिक असमानता जो है वो आर्थिक असमानता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सो इन इक्वलिटीज ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज, वो प्राइवेट कंपनियों के आने के कारण कई तरह की असमानता जो है, इन इक्वलिटीज जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कोई बहुत रिच बनता जा रहा है, कोई बहुत ही पुअर बनता जा रहा है, तो कुछ एवरेज मिडिल क्लास लाइफ जी रहे। द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स इन इंक्रीज अगेन नेसेसिटीज़। तो जो नेसेसिटीज़ की जो गुड्स है या जो वस्तु है वो नेसेसिटीज़ की वस्तु के सामने अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्शन है या जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल की वस्तुओं के स्थान पर यहाँ पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो नेसेसिटी के सामने लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा लोग आप ऊंची जीने लग गए और इससे वस्तुओं का मौज शौक भी बढ़ रहा। मतलब जो भी प्राथमिक वस्तुएं थी या जो सेवाएं थी उनके स्थान पर आज मौज शौक की वस्तुएं, फिजिकल जो भी फैसिलिटीज़ की वस्तुएं, भोग विलास की जो भी वस्तुएं, ऐसी वस्तु का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जा रहा है। Some people believe that the social culture foundation of India are threatened because of globalization. Some people believe that the social cultural foundations of India are threatened because of globalization. तो in some people believe that the social culture foundation, तो कुछ लोग जो है वो लोग सामाजिक सांस्कृतिक जो भी हमारी जो विरासत है उसको भी व्यापक नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। So believe that the social culture foundation of India are threatened because of globalization. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इस ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया जो है वो इस इंडिया के बहुत सारे कल्चर्स को भी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों कई अनफेवरेबल बातें जो है हमने देखी, जिसमें स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को नुकसान हुआ,
साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के कारण बाहर से एमएनसी कंपनियां जो आने लगी, जिसके कारण हमारे देश की कंपनियां जो है वो अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाती और बंद हो जाती है। साथ ही साथ सब्सिडीज़ घटने लग गई है, जिसके कारण अभी जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसे ज़्यादा चलाने के लिए लोग एक्सपेंस नहीं कर पा रहे, और जो पहले से चला रहे वो सब्सिडी घटने के कारण एक्सपेंसिव मेथड होती जा रही है। एक्सचेंज रेट जो है वो बाज़ार के ऊपर डिपेंड होने के कारण किसी भी तरह से किसी को भी मार्केट के बेस पर उसे नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है। कुछ फॉरेन कंपनियां जो है वो लो प्राइस पर इंडिया के अंदर माल सामान बेचती है, तो यहाँ की जो लोकल कंपनी है उन लोकल कंपनी को भी यहाँ पर कम रेट पे माल सामान जो है वो क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। कई पॉलिसी जो है वो WTO ने मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बदल दी है, उसके कारण भी यहाँ पर बदलाव जो है वो आ रहा है। टू कप विद द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनके कारण अगर देखोगे तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब भी धीरे धीरे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं मिल रहे। इकोनॉमिक पावर जो है वो इनक्रीज हो रहा है, जिसमें इनइक्वलिटीज़ जो है असमानता जो है वो आ रही है। साथ ही साथ जो भी बेसिक नेसेसिटी की वस्तु है उसकी जगह पर लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में मोट शौक की वस्तुएं ज़्यादा खरीद रहे, और सोशल कल्चर को भी हमारा नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7 जो था वो लेसन नंबर 7 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, जिसका लेसन नंबर 8 जो था, लेसन नंबर 8 इकोनॉमिक्स रिफॉर्मर्स, वो चैप्टर अब हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, जिसके सारे टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें लेसन नंबर 8 का जो भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप करके रखना, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी हम टेस्ट लेते हैं या एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें इस तरह के सवाल हम इसमें से कई बार पूछते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।